ये है मेरी पहले की ड्राइंग और ये है मेरी अब की ड्राइंग, और सिर्फ 3 सीक्रेट ट्रिक्स का यूज करके मैंने अपनी ड्राइंग को यहाँ से यहाँ तक इम्प्रूव किया है। और अगर ये 3 सीक्रेट ट्रिक्स मुझे पहले पता चल जाता तो मैं कब का अपनी ड्राइंग को इम्प्रूव कर चुका होता। और लास्ट वाली ट्रिक तो मेरी फेवरेट है, जो अगर तुम्हें पता चल जाए तो तुम्हारा भी क्लासरूम में अलग ही ऑरा बन जाएगा। तो चलो देखते हैं क्या है वो सीक्रेट ट्रिक्स। और हाँ, ट्रिक्स जानने से पहले मैं ये बता दूं कि मैं इस ड्राइंग में डोम्स कलर का यूज करने वाला हूँ। ट्रिक नंबर 1, करेक्ट कलर चूज करना। मैं जानता हूँ तुम्हारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि करेक्ट कलर कैसे चूज करें जिससे तुम्हारी ड्राइंग सेम टू सेम रेफरेंस की जैसी बने। तो सुनो, अब मैं तुमसे ही पूछता हूँ, क्या तुम्हें रेफरेंस में ब्लैक कलर दिख रहा है? तो ब्लैक कलर को निकालो। अब फिर से रेफरेंस में देखो, क्या तुम्हें इसमें रेड कलर दिख रहा है? तो रेड कलर को भी निकालो। पर मेरे पास तो 2 रेड कलर है, इसमें से कौन सा वाला? तो अगर तुम इसमें ध्यान से देखोगे तो तुम्हें इसमें लाइट रेड और डार्क रेड दोनों ही दिखेगा। ऊपर की तरफ लाइट रेड है और नीचे आते आते ये डार्क हो गया है, लेकिन इसके सबसे नीचे वाले पार्ट में रेड ज्यादा डार्क है, जिसके लिए हम ब्लैक का भी यूज करेंगे। और इसके टकले पे जो व्हाइट डॉट है, यहाँ तो व्हाइट कलर होगा। नहीं, व्हाइट कलर का यूज हम यहाँ नहीं करेंगे, बल्कि इसके आई में करेंगे। पर कैसे, वो मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। आई थिंक अब तुम्हारा पहला प्रॉब्लम जो था करेक्ट कलर चूज करना, वो क्लियर हो चुका होगा। तो अब आते हैं सेकेंड ट्रिक की तरफ। पर उससे पहले एक जरूरी बात, डोम्स कलर तब अच्छे रिजल्ट देते हैं जब इन्हें शार्प करके यूज किया जाए। तो चलो इन्हें शार्प कर लेते हैं। तो अब हमने सारे कलर को शार्प कर लिया है। तो अब सेकेंड ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं, जो है परफेक्ट शेडिंग और कलरिंग। पहले जो मुझे समझ नहीं आता था वो ये था कि पहले कौन सा कलर करे और बाद में कौन सा, कलर को लाइट कैसे करे और हाइलाइट्स कैसे ड्रॉ करे जिससे ड्राइंग रियलिस्टिक दिखे। टेंशन मत लो, मैं तुम्हें ये सब करके बताऊंगा। सबसे पहले मैं आउटलाइन को इस नीडेबल इरेजर की हेल्प से लाइट कर दूंगा। अगर आप भी ऐसा करते हो तो आपकी भी कलरिंग क्लीन और अच्छी होगी। तो कलरिंग मैं इसके आई से स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसका कोई खास रीजन नहीं। सबसे पहले मैं इसके आई का ब्लैक वाला पार्ट बनाऊंगा, और यहाँ मैं प्रेशर ज्यादा रख रहा हूँ क्योंकि मुझे इसमें सिर्फ एक ही कलर करना है, ब्लैक कलर। जो एरिया डार्क दिख रहा है मैं वहाँ पे ब्लैक कलर का ज्यादा प्रेशर में यूज कर रहा हूँ, और जो लाइट एरिया है मैं वहाँ पे ब्लैक कलर को कम प्रेशर में यूज कर रहा हूँ। ये पार्ट इस पूरी ड्राइंग का सबसे इजी पार्ट है, क्योंकि इसमें सिर्फ ब्लैक कलर ही करना है, लाइट और डार्क प्रेशर में। बस दिक्कत तुम्हें इसकी इन ब्लैक लाइंस में हो सकती है, पर अगर तुम इन्हें छोटे छोटे स्ट्रोक्स में बनाओगे तो ये इजिली बन जाएगा। इतना कर लेने के बाद अब आते हैं इसके आई के ब्लैक डॉट्स में, जो बनाना तुम्हें इम्पॉसिबल लग रहा है, पर ये बनाना बहुत आसान है अगर स्टेप बाय स्टेप बनाओ तो। जब भी तुम्हें ऐसा पैटर्न दिखे तो तुम्हें घबराना नहीं है, बस तुम्हें ये देखना है कि इसमें तुम्हें क्या क्या दिख रहा है। इसमें ब्लैक डॉट्स नजर आ रहे हैं, एक सेकंड के लिए भूल जाओ कि यहाँ पे कोई ब्लैक डॉट्स भी है, तो तुम्हें यहाँ व्हाइट सरफेस दिखेगा जो हमारे आई में होता है। तो तुम्हें मैं एक फैक्ट बता दूं कि आई में जो व्हाइट वाला पार्ट होता है वो कभी व्हाइट नहीं होता, वो ग्रे कलर का होता है। और इस ग्रे कलर को अचीव करने के लिए हम ब्लैक और व्हाइट कलर का यूज करेंगे, ना कि ग्रे कलर का। इसके लिए सबसे पहले मैं ब्लैक कलर को बहुत लाइट प्रेशर में यूज कर रहा हूँ। अब तुम सोचोगे कि मैंने इसमें ग्रे कलर डायरेक्टली क्यों नहीं किया। तो अगर तुम डायरेक्टली ग्रे कलर करते हो तो इसमें सिर्फ एक ही लेयर बनेगा, जिससे पैचेस क्रिएट होंगे। और ये बात एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट अच्छे से जानता है कि अगर स्मूथ कलरिंग चाहिए तो एक से ज्यादा लेयर बनाना पड़ेगा। और ब्लैक कलर से लेयर बनाने के बाद अगर हम उस पे व्हाइट कलर चलाते हैं तो वो ग्रे कलर बन जाता है, जिससे एक से ज्यादा लेयर भी बन जाते हैं और कलरिंग भी स्मूथ हो जाती है। तो ब्लैक कलर से फर्स्ट लेयर बनाने के बाद अब मैं इसमें व्हाइट कलर का यूज कर रहा हूँ, जिससे ये ग्रे कलर का बन जाए और इजिली ब्लेंड भी हो जाए। याद रखना, इस प्रोसेस को तुम्हें सर्कुलर मोशन में करना है और थोड़े पेशेंस के साथ, क्योंकि अगर तुम्हारा प्रेशर ज्यादा हो गया तो कहीं पे कलर डार्क और कहीं पे लाइट लगेगा, जिससे ड्राइंग बिगड़ भी सकता है। और मैंने जो व्हाइट एरिया छोड़ा है ये इसका हाईलाइट पार्ट है। अब मानो तो ड्राइंग का सबसे टफेस्ट पार्ट खत्म हो चुका है। अब हम इसके आई के ब्लैक डॉट्स बनाएंगे, जिसे मैं ब्लैक कलर से बना रहा हूँ। पर एक बात ध्यान रखना, कभी भी जल्दी बनाने के चक्कर में पेशेंस मत खो देना, वरना पेशेंस गया तो ड्राइंग भी गया। हर एक डॉट को तुम्हें पेशेंस के साथ ही बनाना है। हाईलाइट्स एरिया को छोड़कर सारे जगह तुम्हें ब्लैक डॉट्स ही बनाने हैं, और जहाँ हाईलाइट एरिया है वहाँ पे तुम्हें ब्लैक कलर को लाइट प्रेशर में अप्लाई करना है। यही वो चीज है जिससे ड्राइंग फ्लैट नहीं दिखती और डेप्थ और हाईलाइट्स का पता लगता है। अब जैसे हमने राइट आई बनाया वैसे अब हम लेफ्ट आई भी बनाएंगे। 2000 years later. दोनों आई कंप्लीट जाने के बाद अब बढ़ते हैं थर्ड और मेरी फेवरेट ट्रिक पे, जो है लेयरिंग और ब्लेंडिंग। और इसे जानने के बाद तुम्हारी भी ड्राइंग एकदम से इंप्रूव हो जाएगी। पर इस ट्रिक पे जाने से पहले हमें स्पाइडरमैन के मास्क पे बनी ब्लैक लाइंस को ड्रॉ करना होगा। तो चलिए इसे ही ड्रॉ करते हैं। और यहाँ एक मिस्टेक बिगिनर अक्सर करते हैं, वो है लाइंस को रैंडमली डार्क कर देना। लेकिन अगर तुम्हें ड्राइंग को रियलिस्टिक बनाना है तो सिर्फ लाइन ड्रॉ करना इनफ नहीं होता। सबसे पहले मैं रेफरेंस को ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा हूँ और देख
रहा हूँ कि कौन सी लाइन कौन से डायरेक्शन में जा रही है और मास्क के कर्व के साथ कैसे बेंड हो रही है, क्योंकि स्पाइडरमैन का मास्क फ्लैट सरफेस नहीं है, ये एक कर्व्ड 3D सरफेस है, इसलिए लाइंस को भी सरफेस के अकॉर्डिंग फ्लो करना होगा। अब जैसे जैसे मैं लाइंस को ऊपर लेते जा रहा हूँ मैं प्रेशर को कम करता जा रहा हूँ, क्योंकि ऊपर रेफरेंस में लाइट रिफ्लेक्शंस पड़ रही है। एक और इम्पोर्टेंट चीज, हर लाइंस की थिकनेस सेम नहीं होगी, कुछ जगह लाइंस थिक और डार्कर होगी और कुछ जगह लाइट और थिन होगी। और बस अब मास्क की ब्लैक वेब्स लाइन कंप्लीट है। तो फाइनली अब हम स्पाइडरमैन की सारी वेबलाइंस कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम बढ़ते हैं थर्ड ट्रिक की तरफ, जो है लेयरिंग और ब्लेंडिंग। और ये ट्रिक हमारी वीडियो की गेम चेंजर होने वाली है। तो चलो इस प्रोसेस को दिखाते हुए बताता हूँ। सबसे पहले मैं एक बहुत लाइट लेयर से स्टार्ट कर रहा हूँ, वो भी लाइट रेड से। अभी तुम्हें ये कलर थोड़ा हल्का और फ्लैट लगेगा, लेकिन ये बिल्कुल नॉर्मल है। हमारी गलती ये होती है कि फर्स्ट लेयर लगाते ही हम सोचते हैं कि कलर डार्क और परफेक्ट दिखने लगे, लेकिन रियलिस्टिक कलरिंग में ऐसा नहीं होता। पहली लेयर सिर्फ बिगनिंग होती है, इसलिए स्टार्टिंग में पेंसिल पर प्रेशर बहुत कम रखो। अगर तुम पहली लेयर में पेंसिल को बहुत जोर से प्रेस कर दोगे तो पेपर के छोटे छोटे पोर्शंस फिल हो जाएंगे, फिर उसके ऊपर कलर्स लगाना और उन्हें स्मूथली मिक्स करना डिफिकल्ट हो सकता है। इसलिए सिंपल रूल याद रखो, पहले हल्का फिर धीरे धीरे डार्कनेस ऐड करो। अब मैं इसमें डार्क रेड ऐड कर रहा हूँ। जहाँ शैडो ज्यादा है वहाँ मैं ज्यादा लेयर्स ऐड करूंगा और जहाँ लाइट आ रही है वहाँ मैं कलर्स को हल्का ही रहने दूंगा। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है कि अगर हम स्पाइडरमैन के मास्क को सिर्फ रेड समझ के पूरा रेड कर देंगे तो ये ड्राइंग फ्लैट लगेगी। इसलिए मैं रैंडम डायरेक्शंस में कलर नहीं कर रहा, मैं मास्क के कर्व्स को ध्यान में रखकर स्ट्रोक्स लगा रहा हूँ। वैसे स्पाइडरमैन के सूट्स भी टाइम के साथ काफी चेंज हुए हैं, कभी क्लासिक रेड एंड ब्लू सूट, कभी ब्लैक सूट और कभी टेक्नोलॉजी से भरा हुआ सूट। लेकिन एक चीज ऑलमोस्ट हमेशा सेम रही है, उसका आइकॉनिक मास्क और वेब पैटर्न, और इसी वजह से मास्क को कलर करना मुझे काफी सेटिस्फाइंग लग रहा है। अब वापस ड्राइंग में आते हैं। मैं डार्कर कलर को एकदम से बहुत डार्क नहीं कर रहा, पहले लेयर्स बनाओ फिर चेक करो और उसके बाद फिर लेयर बनाओ, बस इसी तरह कलर ग्रेजुअली बिल्ड होता है। तो अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, ब्लेंडिंग में। ब्लेंडिंग का मतलब ये नहीं कि हम किसी कलर को घिस के लाइट कर दें, बल्कि ब्लेंडिंग दो कलर के बीच के स्मूथ ट्रांजिशन को कहते हैं। एग्जांपल के लिए यहाँ लाइट रेड डार्क रेड की तरफ जा रहा है। ब्लेंडिंग मतलब कलर्स को घिसना नहीं होता, ब्लेंडिंग का मतलब होता है दो कलर्स के बीच का स्मूथ ट्रांजिशन। अगर मैं लाइट रेड यहाँ खत्म करके उसी के बगल में डार्क रेड कर दूं तो दोनों के कलर्स के बीच में एक क्लियर लाइन दिखेगी और मास्क फ्लैट लगेगी। इसलिए मैंने डार्क रेड को थोड़ा थोड़ा करके लाइट रेड की तरफ लाया, फिर मैंने लाइट रेड को उसी डार्कर एरिया के ऊपर एक लाइट लेयर बना दिया। इससे दोनों के बीच का डिफरेंस ग्रेजुअली कम होने लगा और इस प्रोसेस में मैंने प्रेशर बहुत कम रखा था। मैंने लाइट लेयर से ही मल्टीपल लेयर बनाया, जिससे लास्ट लेयर बनाते ही एक कलर इजिली ब्लेंड हो गया। और ब्लेंड करने के लिए सबसे लास्ट लेयर हमेशा लाइट ही लेना चाहिए, क्योंकि डार्क कलर से इन दोनों कलर्स के बीच में डिफरेंस पता चलता है। और अगर तुम्हें ट्रांजिशन ज्यादा हार्ड लगे तो तुम उसके ऊपर एक लाइट लेयर बना सकते हो, फिर जरूरत के अकॉर्डिंग तुम डार्क शेड को दोबारा ऐड कर सकते हो। तुम्हें इन चीजों से इतना तो पता चल गया होगा कि ब्लेंडिंग सिर्फ एक सिंगल स्टेप नहीं है, और इसलिए मैंने कहा था कि ब्लेंडिंग और लेयरिंग दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। यही सेम प्रोसेस बार बार रिपीट होता है और इसी वजह से कलर्स नेचुरल लगने लगते हैं। और मैंने जो ब्लैक डॉट इसके मार्क्स में बनाया था, इसके लिए मैंने सिर्फ ब्लैक कलर का यूज किया था। बस तुम्हें ध्यान ये देना है कि तुम्हें सारे जगह ब्लैक कलर का यूज नहीं करना। मैं सिर्फ उन जगहों पर ब्लैक डॉट्स लगा रहा हूँ जहाँ मुझे डार्कनेस या डार्क टेक्सचर दिख रहा है। और ब्लैक कलर के साथ भी मैंने प्रेशर कंट्रोल में रखा है, क्योंकि अगर ब्लैक कलर एक बार में ही बहुत ज्यादा डार्क हो गया तो उसे वापस लाइट करना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैंने पहले छोटे डॉट्स बनाया था और उसके बाद रेड कलर का एक लाइट लेयर बनाया था। इससे ब्लैक कलर सडनली छुपा हुआ नहीं लगता, बल्कि सराउंडिंग कलर का पार्ट लगने लगता है। अब मैंने तुम्हें ये तो बता दिया कि छोटे छोटे एरियाज में लेयरिंग और ब्लेंडिंग कैसे होती है और डिटेलिंग कैसे ऐड करना है, पर अब मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि डार्कर एरिया में कलरिंग कैसे होती है और उसे ब्लर कैसे बनाया जाता है। मगर उससे पहले हमें पूरे ड्राइंग में एक बेस लेयर बनाना पड़ेगा, पर अगर मैं इस पूरे ड्राइंग में एक बेस लेयर बनाने जाऊँ तो ये बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो सकता है, तो मैं इसे स्किप करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अब तक तुम्हें पता चल ही गया होगा कि बेस लेयर बनाना कैसे है। याद रखना, हमें प्रेशर कम रखना है और सर्कुलर मोशन में लाइट रेड से एक लेयर बनाना है।
A few moments later. मैंने तुम्हें ये तो बता दिया कि लेयरिंग और ब्लेंडिंग कैसे होती है, पर अब बारी है ये जानने की कि ब्लर पार्ट और डार्क पार्ट कैसे बनाते हैं। कुछ जगह डिटेल्स शार्प है, कुछ जगह सॉफ्ट है और कुछ एरियाज में ऑलमोस्ट ब्लर फील कर रहा है। अब हम एक सिंपल कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। जहाँ जरूरत है वहाँ डिटेल्स, जहाँ लाइट सॉफ्ट है वहाँ सॉफ्टनेस और जहाँ शैडोज है वहाँ कंट्रोल डार्कनेस। सबसे पहले मैं इस एरिया की ओवरऑल लाइटनिंग को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। मैं ये देख रहा हूँ कि रेड कितना ब्राइट है और कितना डार्क है और लाइट किस डायरेक्शन से आ रही है, क्योंकि एक ही रेड कलर अलग अलग लाइटनिंग में कम्प्लीटली डिफरेंट लुक दे सकता है। यहाँ जो लाइट डायरेक्टली मास्क पर आ रही है उस एरिया को मैं ब्राइट रखूंगा और जैसे जैसे सरफेस लाइट से दूर होते जा रही है वहाँ कलर ग्रेजुअली डार्क होते जा रहा है। यही ग्रेजुअल चेंज ड्राइंग को 3D फील करवाता है। अगर मैं ब्राइट रेड के बाद डायरेक्टली ब्लैक या बहुत ज्यादा रेड लगा दूं तो ट्रांजिशन बहुत हार्ड हो जाएगा, इसलिए मैं बीच में मल्टीपल लेयर बना रहा हूँ। हमने पहले ही बेस लेयर बना लिया है, इसलिए अब मैं इन पैटर्न्स को रेड कलर से थोड़ा ज्यादा प्रेशर के साथ बना रहा हूँ। अब यहाँ तुम नोटिस कर सकते हो कि मैंने कुछ पोर्शन में कलर को सॉफ्ट रखा है, जिसका रीजन है ये ब्लर इफेक्ट। लेकिन यहाँ ब्लर का मतलब ये नहीं है कि मैं ड्राइंग को केयरलेस बना रहा हूँ। ब्लर एक्चुअली रेफरेंस की डेप्थ को रिक्रिएट करने का एक तरीका है। रियल लाइफ में भी जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हर चीज इक्वली शार्प नहीं दिखती, बल्कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोकस करते हैं तो उसके पीछे की सारी चीजें हमें ब्लर लगने लगती है। और अगर ड्राइंग में भी हम यही सेम डिफरेंस क्रिएट करते हैं तो ड्राइंग ज्यादा नेचुरल और रियलिस्टिक दिखेगा। और ऐसा करने के लिए हमें जो सॉफ्ट एरिया दिख रहा है, हमें वहाँ डिटेल्स को अननेसेसरली शार्प नहीं बनाना, पर जहाँ मुझे शार्प एजेस और डिटेल्स दिख रहा है वहाँ मैं अच्छे से स्ट्रोक्स लगा रहा हूँ। ये शार्प और सॉफ्ट एरियाज का कॉम्बिनेशन ड्राइंग को इंटरेस्टिंग बनाता है। अब स्पाइडरमैन का मास्क को ही देख लो, वेब लाइन शार्प है और आई के एजेस भी शार्प है, लेकिन इसका सूट का फैब्रिक कुछ पोर्शंस में शार्प नहीं है और टेक्सचर सॉफ्टर फील होता है। अगर मैं सूट के हर एक टेक्सचर को वेब लाइन जितना डार्क और शार्प बना दूं तो मास्क का मेन स्ट्रक्चर खो जाएगा, इसलिए मैं इस जगह डिटेल्स को प्रायोरिटी दे रहा हूँ। पहले मैं ओवरऑल लाइट एंड शेडोज को सेट करूंगा और मैं बता दूं कि हाइलाइट्स को भी हमें नहीं बनाना, उसे हम लास्ट में बनाएंगे। ये एग्जैक्टली वही पॉइंट है जहाँ ड्राइंग और रेफरेंस को कंपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कभी कभी हम अपनी ही ड्राइंग को कंटिन्यूअसली क्लोजअप में देखते रहते हैं और हमें लगता है कि कलर परफेक्ट हो रहा है, लेकिन जैसे ही हम अपनी ड्राइंग को दूर से देखते हैं और रेफरेंस से कंपेयर करते हैं तो पता चलता है कि ड्राइंग रेफरेंस की जैसे तो बन ही नहीं रही। और तुम्हारे साथ ऐसा ना हो इसलिए तुम्हें रेफरेंस को देख देख कर ही बनाना है। अब मैं यहाँ शेडोज को थोड़ा डीप कर रहा हूँ, लेकिन शेडोज का मतलब सिर्फ ब्लैक कलर लगाना नहीं है। ये बिगनर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर कोई एरिया डार्क दिख रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो ब्लैक ही हो सकता है किसी डार्क कलर का वो शेडो हो। और जैसे मैं यहाँ पे डार्क रेड का यूज कर रहा हूँ तो मैं ब्लैक कलर का यूज सिर्फ उसे डार्क करने के लिए करूंगा, ना कि उसमें शेडो बनाने के लिए, क्योंकि शेडोज के अंदर कलर्स होते हैं, कभी डार्क रेड, कभी मरून, कभी ब्राउनिश टोन और किसी किसी जगह पे ब्लैक। इसलिए मैं पहले डार्क रेड से शेडो बिल्ड करता हूँ, उसके बाद फिर किसी डीपेस्ट एरिया में ब्लैक कलर का यूज करता हूँ। इससे शेडो ज्यादा नेचुरल लगते हैं। जहाँ रेड से डार्क रेड का ट्रांजिशन हार्ड है मैं वहाँ लाइट रेड से उसे सॉफ्ट कर रहा हूँ, लेकिन जहाँ वेब लाइंस और मास्क के बीच में क्लियर सेपरेशन चाहिए वहाँ मैं ब्लेंडिंग नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं वहाँ भी सब कुछ ब्लेंड कर दूंगा तो वेब लाइंस की शार्पनेस कम हो जाएगी। और स्पाइडरमैन के मास्क में वेब लाइंस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। जब लाइन सरफेस के कर्व को फॉलो करती है तो हमें ऑटोमेटिकली फील होता है कि मास्क फ्लैट नहीं है, और जब उनके आसपास लाइट एंड शेडो प्रॉपरली प्लेस्ड हो जाए तो ये इफेक्ट और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। यहाँ मेरा एम ये नहीं है कि टेक्सचर कम्प्लीटली रिमूव हो जाए, मैं बस डिटेल्स को थोड़ा सॉफ्ट कर रहा हूँ, क्योंकि जब एक एरिया सॉफ्ट होता है और उसके आसपास के डिटेल्स शार्प होते हैं तो शार्प डिटेल ऑटोमेटिकली ज्यादा नोटिसेबल हो जाते हैं। बस इतना याद रखो, जिस चीज को तुम्हें नोटिस करवाना है उसे शार्प रखो और जिस एरिया को बैकग्राउंड या सेकेंडरी डिटेल्स की तरह रखना है उसे सॉफ्ट रखो। ड्राइंग में यही रूल बहुत यूजफुल है। अब मैं कुछ एरियाज को डार्क कर रहा हूँ, लेकिन उतना ही जितना रेफरेंस में है। ये भी एक इम्पोर्टेंट लेसन है, सिर्फ इसलिए डार्क मत करो क्योंकि तुम कर सकते हो। रेफरेंस जितना डार्क है उतना ही डार्क करो, इससे ड्राइंग कंट्रोल्ड रहेगी। पहले हमारे पास सिर्फ एक सिंपल ड्राइंग थी, फिर हमने लेयरिंग से कलर बिल्ड किया, ब्लेंडिंग से कलर कनेक्ट हुए, फिर हमने ब्लैक डॉट्स और डार्क टेक्सचर बनाया। और तुम्हारे लिए एक रियलिस्टिक कलरिंग का सबसे इम्पोर्टेंट लेसन यही है, रियलिज्म सिर्फ डिटेल से नहीं आता, रियलिज्म आता है जब आप लाइट, शेडो, कलर, टेक्सचर और शार्पनेस सब एक दूसरे के साथ प्रॉपरली बैलेंस कर लेते हो। अगर तुम बिगनर हो तो तुम्हें अभी पूरी टेक्निक परफेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। बस नेक्स्ट टाइम जब भी तुम कलरिंग करो तो सिंपल एक्सपेरिमेंट करना, रेफरेंस को देखना और खुद से पूछना सबसे ब्राइट एरिया कौन सा है और सबसे डार्क एरिया कौन सा है। और मैंने जितने सारे पॉइंट्स बताए सभी को ध्यान से याद रखना। और अगर तुम एक बिगनर हो तो एक बात और याद रखना, कभी भी अलग अलग मीडियम ट्राई मत करना। किसी एक मीडियम को समझो और उसे प्रैक्टिस करो। जब तुम किसी एक मीडियम को मास्टर कर लेते हो तो तुम्हारे लिए दूसरे मीडियम में जाना बहुत आसान हो जाता है। अब मैं पूरी ड्राइंग के हाईलाइट एरिया में इस व्हाइट जेल पेन की हेल्प से हाईलाइट ऐड करूंगा, लेकिन मैं यहाँ रैंडमली हाईलाइट नहीं कर रहा। मैं रेफरेंस के सबसे व्हाइट पार्ट
पार्ट में ही हाईलाइट करूंगा, क्योंकि अगर हर जगह सेम हाईलाइट कर दिया तो हाईलाइट अननेचुरल लगेगी। जहाँ लाइट स्ट्रॉन्ग है वहाँ मैं हाईलाइट ज्यादा ब्राइट रखूंगा और बाकी एरियाज में मैं छोटे छोटे हाईलाइट्स लगा रहा हूँ। अब ये हाईलाइट्स डार्क शैडोज के साथ कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर रही है, जिससे स्पाइडरमैन का सूट ज्यादा डेप्थ और रियलिस्टिक लुक दे रहा है। और बस ड्रॉइंग फाइनल रिवील के लिए रेडी है।